हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भाग 2 समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आपके प्रश्न बैंक 2022-2023 में दिए गए हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बहुवैकल्पिक प्रश्न। स्टॉक में किसको शामिल करेंगे? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्टॉक मीन्स होता क्या है ना। जब हम राष्ट्रीय आय लेखों की बात करेंगे तो उसमें जो स्टॉक होता है और जो प्रवाह होता है वो दोनों बहुत जरूरी चीजें होती हैं। स्टॉक मतलब हम जानते हैं, जैसे हमारे गोदाम में, हमारे घर में कोई भी सामान रखा रहता है तो हम उसे क्या कह देते हैं? स्टॉक कहते हैं। तो मतलब स्टॉक वह मात्रा होती है जिसे किसी समय विशेष पर हम माप सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी सामान रखा हुआ है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? स्टॉक कह सकते हैं। बल्कि जबकि प्रवाह जो होता है, प्रवाह वह मात्रा होती है जिसे किसी विशेष समय अवधि में मापा जाता है। ठीक है, अगर हमने ना जैसे कहा है सरल शब्दों में, तो स्टॉक का कोई समय सीमा नहीं होती। स्टॉक की कोई समय सीमा नहीं होती, और जबकि जो प्रवाह होता है उसकी एक समय सीमा होती है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछा है स्टॉक में किसको शामिल करेंगे? मुद्रा की मात्रा को, धन को, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा को। तो यहाँ पर जो मुद्रा की मात्रा है, मान लीजिए हमारे पास मुद्रा है, हमारे पॉकेट में भी है तो हम उसे स्टॉक कह सकते हैं। धन है तो उसे भी स्टॉक कहेंगे। गोदाम में रखा हुआ जो गेहूं है उसे भी स्टॉक कहेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही, उपर्युक्त सभी। दूसरा है परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? तो जो परिवार होते हैं वो फर्मों को क्या देते हैं? परिवार का मीन्स यहाँ पर जो होगा, हमारा या आपका परिवार बस नहीं है। परिवार, क्योंकि हम अपने पूरे अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो पूरे अर्थव्यवस्था को लेके चलेंगे, तो पूरा ये देश एक परिवार हो गया। ठीक है, तो जो परिवार होती हैं वो फर्मों को क्या प्रदान करती हैं? भूमि प्रदान करती है, श्रम भी प्रदान करती है, पूंजी भी प्रदान करती है, उद्यम भी प्रदान, उद्यम मीन्स होता है साहस, उद्यम भी प्रदान करते हैं। ये सभी चीजें प्रदान की जाती हैं। किसके द्वारा? परिवार के द्वारा। किसको प्रदान की जाती है? फर्मों को प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तीसरा है निम्न में मध्यवर्ती वस्तु है। अब मध्यवर्ती वस्तु क्या कहलाती है पहले वो समझ लीजिए। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु वो होती हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रयुक्त की जाए। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई वस्तु ऐसी है कि उससे हम दूसरी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कपास हो गया। ठीक है, कपास, एक किसान ने खेत में कपास लगाया। अब उस कपास से क्या बना सकते हैं? रुई बना सकते हैं। तो कपास क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु हो गई। मतलब कि हम कपास से रुई बना सकते हैं। रुई से क्या बना सकते हैं? धागा बना सकते हैं। धागे से क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा, और कपड़ों से शर्ट, कमीज, कुछ भी बन सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से कपास मध्यवर्ती वस्तु है, रुई भी मध्यवर्ती वस्तु है, धागा भी मध्यवर्ती वस्तु है, और धागे से निर्मित कपड़ा भी मध्यवर्ती। क्यों? कपड़े से फिर जब शर्ट वगैरह बन जाएगी तो वह अंतिम वस्तु कहलाएगी, क्योंकि अब उस शर्ट के बाद उससे हम कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है यहाँ पूछा गया है। टीवी, अब टीवी तो पूरे अंतिम वस्तु हो गई, क्योंकि अब वो निर्मित हो चुकी है, उससे कुछ और वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। मशीनें, वह भी अंतिम वस्तु हो गई। लकड़ी, लकड़ी से हम बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। फर्नीचर बना लें, पलंग बना लें, खिड़की दरवाजे बना लें, है ना। मतलब कुछ भी आइटम बना सकते हैं। तो यहाँ पर लकड़ी क्या हो गई? मध्यवर्ती वस्तु हो गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तु का उत्तर होगा लकड़ी। चौथा है एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है। इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। अब मान लीजिए हम अपने भारत देश का नक्शा तो नहीं बना रहे यहाँ पर एक है जो हमने सर्कल बनाया है, गोला बनाया है, उसे कोई देश मान लेते हैं। ठीक है, और उस देश की जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं, ठीक है, भौगोलिक सीमाएं, जो भौगोलिक सीमाएं होंगी उसके अंतर्गत एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक साल में, एक साल में जितनी भी वस्तुएं निर्मित की जा रही हैं, ये वस्तुएं निर्माण की जा रही हैं या कोई भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, तो इनका जो मूल्य होगा, ठीक है, इन वस्तुओं का
और इन सेवाओं का एक साल में जो निर्मित की गई हैं उनका जो मूल्य होगा उनको जोड़ दीजिए। उनको जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होता है? उनको जोड़ने के बाद सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, मतलब उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। सकल घरेलू उत्पाद की गणना जब वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तो क्या कहलाती है? जब वर्तमान कीमत मतलब चालू कीमत पर की जाती है तो उसे मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। चालू कीमत या वर्तमान कीमत, ठीक है ना। मतलब जब सकल घरेलू की गणना कब करेंगे? हम वर्तमान कीमत पर करेंगे, मतलब चालू कीमत पर करेंगे तो उसे मौद्रिक जीडीपी कहेंगे। उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है। उत्पादन मूल्य, इसको हम उत्पाद विधि भी कहते हैं, इसे मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। तो मतलब हम जब उत्पादन मूल्य की गणना कर रहे हैं तो उस समय हम किस वस्तु का, हमने यहाँ पर गलत बोल दिया, उत्पादन मूल्य अलग होता है, ठीक है। तो उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है। किसका मूल्य लिया जाता है? अंतिम वस्तु का मूल्य लिया जाता है। 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? 3 क्षेत्रीय मॉडल, परिवार शामिल होता है, फर्म भी शामिल होता है, सरकार भी शामिल होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। घिसावट व्यय किसमें शामिल रहता है? तो घिसावट व्यय जीएनपी मार्केट प्राइस में शामिल रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? हस्तांतरण मतलब हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर दें, ठीक है। तो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, सेवानिवृत्ति पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दान। तो दान को हम दूसरे को दे सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन है उसे भी दे सकते हैं। सेवानिवृत्ति मतलब होता है रिटायर, जो रिटायरमेंट होता है ना, रिटायरमेंट पेंशन मिलती है, जो रिटायर होने के बाद जो पेंशन होती है उसको भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज होता है हम उसे हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल होता है, कर्मचारी का जो पारिश्रमिक होता है मतलब जो वेतन होता है, पेमेंट होती है, उसमें क्या क्या शामिल होता है? कैश के रूप में मजदूरी और वेतन, मतलब नकदी के रूप में जो मजदूरी होती है वो शामिल होता है। किस्त के रूप में मिलने वाली जो मजदूरी और वेतन होता है वो भी शामिल होता है। सेवानिवृत्ति पर जो पेंशन मिलती है वो भी शामिल होता है। और दिया है उपर्युक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता खालिस्तान है। कौन है? ग्रेगरी किंग है। दूसरा है उपभोक्ता वस्तुएं खालिस्तान उत्पाद होती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम उत्पाद होती हैं। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम उत्पाद वस्तु का प्रयोग किया जाता है। विधि को हटा दीजिए, है ना। अंतिम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में से यदि हम मूल ह्रास को घटा दें, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल ह्रास को घटा देंगे तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। व्यय विधि को खालिस्तान विधि भी कहते हैं। तो व्यय विधि वो विधि भी कहते हैं, विनियोग विधि भी कहा जाता है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक की गणना खालिस्तान विधि में की जाती है, उत्पाद विधि में की जाती है। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा? तो क्या घटा दिया जाए? आईटी घटा दिया जाए और सरप्लस को सब्सिडी को जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। मतलब अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए और आर्थिक सहायता को जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? एनडीपी किस पर? फैक्टर कॉस्ट पर हमें मिल जाएगी। टंकी में रखा पानी खालिस्तान का उदाहरण है। अब टंकी में रखा हुआ पानी स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टॉक। खालिस्तान के कारण सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर होता है। मूल्य ह्रास के कारण सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर होता है। राष्ट्रीय आय में केवल खालिस्तान की आय को सम्मिलित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में केवल साधन की जो आय होती है उसको सम्मिलित किया जाता है। सेवाओं का संग्रह किया जाता है, क्या यह सही है? सेवाओं को हम संग्रहित करके रख सकते हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी सेवा प्रदान कर रहा है तो क्या आप उसको कलेक्ट करके रख सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं? बताइए, नहीं रख सकते हैं ना। तो यह कैसा हो जाएगा? असत्य है। और यदि सेवाओं को संग्रहित करके रखा जा सकता है तो ठीक है, आप इकट्ठा करके ले आइएगा।
वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई भी अर्थव्यवस्था अभी बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि कैसी अर्थव्यवस्था है? सभी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है? नहीं होती है, यह असत्य है। भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले भारतीय भारत के सामान्य निवासी हैं? बिल्कुल होंगे सामान्य निवासी, क्यों नहीं होंगे? आपको क्या लगता है कि विश्व बैंक में जो है तो क्या वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया या कोई भी कार्यरत विदेशी है तो वो अगर हैं तो क्या उसमें शामिल होंगे? नहीं होंगे, हमारे क्योंकि भारतीय है इसीलिए। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में काम करने वाले, कहाँ पर स्थित है? ये भारत में स्थित है और भारतीय हैं, ठीक है, उसमें भारतीय लोग काम कर रहे हैं, तो क्या वह भारत के निवासी कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे, ठीक है ना। स्टॉक का संबंध समय अवधि से होता है? स्टॉक जो होता है वह समय अवधि से होता है, लेकिन जो प्रवाह होता है वह समय विशेष अवधि से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर असत्य लिखा है, यहाँ सत्य कर लीजिएगा, ठीक है ना, सत्य है। फिर राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती हैं? तो राष्ट्रीय पूंजी में शामिल नहीं होती हैं। हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल की जाती है क्योंकि यह कारक सेवाओं को अर्पित करने के लिए पुरस्कार है। गलत है, हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। सेवानिवृत्ति पेंशन एक विलंबित मजदूरी जैसे होती है? हो सकती है कि विलंबित मजदूरी हो। गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का कई वर्षों तक बार बार प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, एक तो गैर टिकाऊ है और कई वर्षों तक बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता। खेती करने वाले परिवारों द्वारा स्वयं ही चावल का उत्पादन करने तथा उपभोग करने को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि खेती करने वाला एक परिवार है, खुद ही उसने चावल उगाया और खुद खा लिया, मतलब खुद उत्पादन किया, खुद उपभोग कर लिया, तो क्या इसे राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर नहीं करेंगे पूछा गया है, इसलिए यह सत्य है। अब आता है सही जोड़ी बनाइए, ठीक। तो यहाँ पर सही जोड़ी बना लेते हैं। राष्ट्रीय पूंजी, तो राष्ट्रीय पूंजी को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय पूंजी एक स्टॉक होता है, ठीक है। स्टॉक में परिवर्तन कैसे जानेंगे कि परिवर्तन हो रहा है? तो जब हम अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को घटा देंगे तो वह अंतिम स्टॉक में परिवर्तन को बता देगा। राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय एक प्रवाह होती है। खुली अर्थव्यवस्था शेष विश्व से आर्थिक लेन देन जो होता है उसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आय विधि, तो आय विधि के अंतर्गत आपका कारक भुगतान विधि शामिल हो जाएगा। घरेलू आय, व्यक्तिगत आय, सकल घरेलू उत्पाद NNP प्लस मूल्यह्रास को जोड़ दीजिए तो वह शामिल हो जाएगा। अब आता है समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? तो समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को प्रवाह कहा जाता है। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है? तो घिसावट व्यय का एक अन्य नाम है मूल्यह्रास। GDP का पूरा नाम लिखिए, तो GDP का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्ष के लिए की जाती है? 1 वर्ष के लिए की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है ना। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ऐसे करके क्षेत्र होते हैं ना, तो उसमें कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। उत्पाद विधि का एक अन्य नाम क्या है? उत्पाद विधि को मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। मौद्रिक प्रवाह का एक उदाहरण दीजिए। मौद्रिक प्रवाह, अब मौद्रिक प्रवाह में जो साधन होते हैं वो परिवार फर्मों को उपलब्ध कराती है, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी। तो भूमि के बदले में क्या मिलता है? लगान मिलता है, ठीक है। श्रम के बदले में मजदूरी प्राप्त होती है। पूंजी के बदले में क्या प्राप्त होता है? हमें ब्याज प्राप्त होता है। तो इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि श्रम के बदले में हमें मजदूरी प्राप्त होती है, पूंजी के बदले में ब्याज प्राप्त होता है, भूमि के बदले में लगान प्राप्त होता है। लगान मतलब किराया प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा? तो राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से यदि हम भाग देंगे तो हमें औसत आय या प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी, ठीक। अब बिजली का सामान कैसी उपभोग वस्तु का उदाहरण है? तो बिजली का जो सामान होता है वह पूंजीगत वस्तु है ना। कौन सी वस्तु? पूंजीगत वस्तु या उत्पादक वस्तु,
दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, या तो आप लिख लीजिए पूंजीगत वस्तु या फिर लिख लीजिए उत्पादक वस्तु के अंतर्गत शामिल होती है। हस्तांतरण भुगतान क्या है? हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं? तो सरकार द्वारा किया गया भुगतान, जब सरकार बिना किसी सेवा के जो भुगतान करती है उसे हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है। तो सरकार द्वारा किया गया भुगतान जिसके लिए कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती, जैसे छात्रवृत्ति, जो आप लोगों को स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या आप सरकार को कोई सेवा प्रदान करते हैं? नहीं करते, फिर भी सरकार आपको क्या करती है? स्कॉलरशिप देती है। ठीक, तो ऐसा भुगतान क्या कहलाएगा? हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। शादी का खर्च, शेष विषय से उपहार, भूकंप बाढ़ पीड़ित पर किया गया खर्च, महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, ये सारी चीजें हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आती हैं। मध्यवर्ती वस्तु के दो उदाहरण दीजिए। तो मध्यवर्ती वस्तु जैसे कि कपास हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया, कच्चा लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, इनमें से कोई भी दो उदाहरण आप लिख सकते हैं। दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जा सकता है? तो दोहरी गणना ना हो इसके लिए आवश्यक है कि केवल जो अंतिम उपभोक्ता वस्तु हैं, जो अंतिम उपभोक्ता वस्तु हैं, उनके मूल्य को ही लिया जाए, तो मध्यवर्ती वस्तुओं को ना लिया जाए। तो इससे हम दोहरी गणना से बच सकते हैं। मिश्रित आय क्या होती है? मिश्रित आय जो होती है 100 लेखा श्रमिकों की कुल आय, है ना, और मध्यवर्ती उद्योगों के अर्जित लाभ सम्मिलित होते हैं, मतलब दोनों आय सम्मिलित होती हैं। यह आंशिक रूप से श्रम आय और आंशिक रूप से पूंजी आय कहलाती है। ठीक, जैसे एक किसान हो गया, किसान के पास जो खेत वगैरह हैं, उसकी अपनी जमीन जायदाद है, उससे जो प्राप्त आय हो रही है, और यदि वो खुद भी खेती कर रहा है या कहीं पर जाके मजदूरी से कुछ कर रहा है, तो उसको, ठीक है ना, श्रम के द्वारा जो आय प्राप्त हो रही है, मतलब वो श्रम के द्वारा प्राप्त हो रही है, और उसकी खुद की पूंजी जो आय है, उन दोनों को हम जब मिला देंगे तो उसे क्या कहेंगे? मिश्रित आय कहेंगे। तो किसान, बढ़ई, छोटे दुकानदार हो गए, शिक्षक, वकील, निजी डॉक्टर आदि को जो प्राप्त होने वाली आय होती है उसे मिश्रित आय कहते हैं। अब प्रश्न 5वां और प्रश्न 17वां एक जैसा है, उनका उत्तर एक ही होगा, है ना। तो राष्ट्रीय आय के मापन के उत्पाद विधि से क्या अभिप्राय है? और 17वां में पूछा गया है कि मतलब जो मूल्य वृद्धि विधि कहा लिखा है वहां पर, तो वो मूल्य वृद्धि विधि है से क्या अभिप्राय है? तो दोनों का उत्तर सेम है, एक ही है। तो यहाँ देख लेते हैं। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि वह है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए यह एक देश है, ठीक है, एक साल के अंदर इस देश में जितनी भी वस्तुएं और जितनी भी सेवाएं उत्पादित की गई, बनाई गई, ठीक है ना, तो उनमें क्या होगा? जब हम वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो वस्तुओं का उत्पादन करने पर क्या होगा? वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में खर्चा तो लगेगा ना, ठीक है, तो उन पे हमने उस पर कितना उत्पादन किया गया, टोटल उत्पादन कितना हुआ, जब टोटल उत्पादन के आधार पर जो गणना की जाए तो उसे उत्पाद विधि कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय के मापन की व्यय विधि से क्या अभिप्राय है? अभी हमने देखा उत्पादन विधि क्या है, मतलब एक देश में कुल कितना उत्पादन हुआ, है ना, उसको उत्पादन विधि कहा जाएगा। अब यहाँ व्यय विधि पूछिए, व्यय में होता है खर्च, ठीक, तो व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यह बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। मतलब एक देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और जितनी भी सेवाओं के उत्पादन पे जो खर्चा आया है उसका जो टोटल होगा, है ना, वो जो मापा जाएगा तो उसे वह व्यय विधि के द्वारा मापा जाएगा। किसे? खर्च को जो हम व्यय कर रहे हैं, जब उस विधि से मापा जाए तो उसे व्यय विधि कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य एक देश के सामान्य निवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के
योग से है। मतलब जो सामान्य निवासी होते हैं एक देश के, उनके द्वारा एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और जितनी भी सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, कौन सी वस्तुओं का? अंतिम वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, तो उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा उनका हम टोटल कर दें तो वो क्या कहलाएगा? वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। इसे समझ लीजिए। इसे ये हो गया आपका देश एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक वर्ष में वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है और कुछ सेवाओं को प्रदान किया जा रहा है। ठीक है ना? तो ये जो वस्तुएं बनाई जा रही हैं और ये जो सेवाएं हैं, इनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा, क्योंकि जो वस्तु होगी, सेवाएं होगा, इनका मूल्य होगा ना, मतलब पेमेंट तो होगा ना, बिना पेमेंट का तो होगा नहीं। कोई वस्तु हमने बनाई, किताब ही बनाई हमने, तो इस किताब का मूल्य होगा 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये। ठीक है? मोबाइल बनाया, उसका मूल्य होगा। या हम सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा या कोई शिक्षक की सेवा, तो उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो उसी को जो पेमेंट किया जा रहा है उसको मौद्रिक मूल्य कहते हैं। तो इनके जो मौद्रिक मूल्य है, मतलब एक साल में हमने जितनी भी वस्तु और जितनी भी सेवाएं निर्मित की हैं, उनका जो मौद्रिक मूल्य है उनको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो वो क्या कहलाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। तो राष्ट्रीय आय क्या कहलाता है? एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुएं तथा सेवाओं के मूल्य का योग होता है। ठीक है? एक देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तु और जितनी भी सेवाएं उत्पादित की गई हैं, उनके समस्त मूल्य का जो योग होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इस राष्ट्रीय आय में से वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाए और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। अब यहाँ पर बोला क्या है, ये तो क्लियर हो गया आपको कि एक देश में वस्तु और सेवाओं से उत्पादित जो मौद्रिक मूल्य होता है ना, मान लीजिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय आपको प्राप्त हुई वस्तु और सेवाओं से 1000 रुपये। अब हमने पूंजीगत जो हमारी है ना वस्तुएं थी, जैसे कि मशीनें वगैरह हैं, तो उन मशीनों में क्या होगा? उन मशीनों में टूट फूट होगी, घिसावट होगी, है ना? मशीनें होंगी तो उनमें क्या होगा? तो उन घिसावट को हम घटा दें। तो मान लीजिए कि जो टूट फूट हुई, घिसावट हुई, तो उन सब में खर्चा आया 200 रुपये। ठीक है? उनको बनवाने में हमें 200 रुपये, तो हम उसको क्या करेंगे? 1000 में से 200 को घटा देंगे। अब कहा गया है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दीजिए। तो विदेशों में, तो मान लीजिए कोई हमारे भारतीय लोग हैं और विदेश में जाके कमा रहे हैं और वहाँ से कमा कर यहाँ आएंगे, तो वो कमा के जो लाएंगे तो उस आय को हम क्या करेंगे? उसमें जोड़ दीजिए। मान लीजिए 500 रुपये कमा कर लाए, ठीक है? तो उस 500 रुपये को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये जो टोटल हुआ, मतलब 1000 में से टूट फूट को घटा दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्यह्रास की राशि घटाने के बाद जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जैसे कि इसको समझ लेते हैं कि जो एनएनपी हमको चाहिए, तो जीएनपी में से यदि हम मूल्यह्रास को घटा दें तो क्या मिल जाएगा? हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो किसी राष्ट्र में एक निश्चित समय अवधि में जिन अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अभी आप समझ चुके हैं ना कि एक देश है, उस देश में एक साल में, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं या जितनी भी सेवाओं का निर्माण किया जा रहा है तो उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम जोड़ देते हैं तो उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मूल्यह्रास क्या है? पूंजीगत वस्तुओं में होने वाली नियमित टूट फूट या घिसावट के कारण उनके मूल्य में जो होने वाली कमी होती है उसको मूल्यह्रास कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है, 1 लाख रुपए की कोई मशीन है, ठीक है, आपने मशीन लगाई, आप एक उद्योगपति है, एक मशीन लगाई, उसका मूल्य कितना है? 1 लाख। अब उससे आपने साल भर काम लिया, साल भर काम लिया तो उसमें टूट फूट होगी, घिस भी जाएगी। अब आप उसको बेचना चाहते हैं मार्केट में, तो उसका मूल्य कितना होगा? जैसे कहते हैं ना सेकेंड हैंड है,
तो सेकेंड हैंड वस्तुएं होती हैं, उनका मूल्य क्या होता है, आधा हो जाता ना। अब 1 लाख की जो नई मशीन थी, 1 साल आप बेच रहे हैं यूज करने के बाद, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 50,000 में बिकेगी, 60,000 में बिकेगी। ठीक है, तो अब उसका मूल्य क्या हो गया, कम हो गया ना। कहाँ 1 लाख की थी, अब वो कितने की हो गई, 50 लाख की, 50,000 की हो गई। ठीक है, तो यही कहलाता है मूल्य ह्रास। नेक्स्ट है मौद्रिक प्रवाह क्या है। इससे अभिप्राय कारक आए। कारक मतलब होता है साधन। ठीक है, साधन कौन कौन से, भूमि, पूंजी, श्रम, ये साधन कहलाते हैं। ठीक है, तो इनसे आय प्राप्त होती है। भूमि से लगान प्राप्त होता है, मतलब किराया प्राप्त होता है। पूंजी से ब्याज प्राप्त होता है। श्रम से मजदूरी प्राप्त होती है। तो ये कारक साधन कहलाते हैं। ठीक है, तो मौद्रिक प्रवाह क्या हो गया, तो कारक आय का उत्पादक क्षेत्र से, उत्पादक क्षेत्र मतलब फर्में, उद्योग हैं। ठीक है ना, तो जो उत्पादक क्षेत्र से परिवार की ओर तथा परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले मौद्रिक व्यय से होता है। इसे आप इस तरीके से समझिए। ठीक है, ये हो गया आपका फर्में। ठीक है, ये फर्में हो गई, ये आपका परिवार हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, परिवार। तो ये जो फर्में होंगी, फर्मों को उत्पादन करना है, फर्मों को वस्तुओं का निर्माण करना है। तो फर्मों को क्या चाहिए, फर्मों को भूमि चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, श्रम चाहिए, श्रमिक चाहिए ना, पूंजी भी चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा, परिवार से मिलेगा। परिवार का मतलब यहाँ आपका और हमारा परिवार से नहीं है। हम यहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पूरे देश के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरा देश एक परिवार है। ठीक है ना, तो हमें ये साधन कहाँ से मिलेंगे, परिवार से मिलेंगे। अब परिवार ना इन साधनों को किसको दे रहा है, फर्मों को दे रहा है। ठीक है, परिवार ने क्या दिया, साधन दिया। ठीक है, परिवार ने क्या दिया, साधन दिया, और फर्मों ने क्या किया, उन साधन के बदले में इन्हें भुगतान किया। भूमि दी तो क्या भुगतान किया, लगान दे दिया। श्रम दिया तो मजदूरी दे दी। ठीक है, पूंजी दिया तो ब्याज दे दिया। किसने दिया, फर्मों ने। ठीक, अब फर्मों ने निर्माण कर लिया। किसका निर्माण करेंगे, वस्तुओं का। अब वस्तु को बनाएंगे तो अपने पास तो रखेंगे नहीं ना, बाजार में दे देंगे बेचने के लिए। अब बाजार में बेचेंगे तो फ्री फोकट में भी तो नहीं बेचेंगे, पैसा लगेगा, पैसा लगेगा ना, हर वस्तु का मूल्य होगा। तो जब परिवार उस वस्तु को खरीदने जाएगा, जो ना ये वस्तु निर्माण की है, तो परिवार इसको खरीदने जाएगा, तो खरीदेगा तो पेमेंट किसको करेगा, फर्मों को करेगा। तो मतलब फर्मों के पास क्या हो गया, पैसा वापस आया ना। देखिए, साधन, परिवार ने साधन दिया तो इसने भुगतान किया। ठीक है, मतलब परिवार के पैसा आया, परिवार के पास पैसा आया, तो इसने वस्तु का जो निर्माण किया था तो परिवार ने उसे खरीद लिया, तो फर्मों के पास वापस पैसा चले गया। इसी को मौद्रिक प्रवाह है। मतलब फर्मों ने साधन के रूप में पैसा चुकाया, तो परिवार के पास जो पैसा आ गया तो उसने वस्तु खरीद के पैसा चुका दिया। मतलब इनकम का क्या हो रहा है, पैसे का आदान प्रदान हो रहा है। इसी चक्रीय प्रवाह को मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। वास्तविक प्रवाह क्या है, परिवार क्षेत्र द्वारा कारक सेवाओं, कारक मतलब साधन, कारक सेवाओं का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है, और उत्पादित क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह परिवार क्षेत्र की होता है। इसे ही वास्तविक प्रवाह कहते हैं। इसको हम पहले भी समझ चुके हैं। अभी मौद्रिक प्रवाह में वही चीज लागू होती है। आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं, पहले वो समझ लीजिए, है ना। तो नंबर 1 है, विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्तियों और भुगतानों का प्रवाह बराबर होता है। विभिन्न क्षेत्र कौन हो गए, परिवार और फर्म। दो चीजें ले लेते हैं हम, परिवार और फर्म लिया, तो इनके बीच में जो प्राप्तियां होती हैं, भुगतान होता है। प्राप्त क्या किया गया, साधन। किसने साधन प्राप्त किया, फर्म ने। किससे प्राप्त किया, परिवार से। ठीक है, अब परिवार से उसने साधन को प्राप्त कर लिया, तो फर्म क्या करेगी, भुगतान करेगी। किसको भुगतान करेगी, फर्म को। फर्म परिवार को भुगतान करेगी। ठीक है, एक प्रवाह हो गया। ठीक, दूसरा है, प्रत्येक वास्तविक प्रवाह जिस दिशा में होता है उसका मौद्रिक प्रवाह इसके विपरीत दिशा में होता है। तो वास्तविक प्रवाह क्या हो गया, अब जो साधन वगैरह था, तो साधन का भुगतान किसने किया था, फर्मों ने किया था। मतलब पेमेंट किया, किसको,
परिवार को। ठीक है, अब साधन किसको मिल गए? फर्मों को साधन मिल गए। अब वो क्या करेगा? उस साधन से वस्तु का निर्माण करेगा। वस्तु का निर्माण करके वो क्या करेगा? बाजार में उन वस्तुओं को भेजेगा और परिवार उन वस्तुओं का खरीदेगी और उपभोग करेगी। खरीदने पर क्या करना पड़ेगा? उसको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट किसके पास आ गई? फर्मों के पास आ गई। तो ये चक्र इसी तरीके से चलता रहता है। अर्थव्यवस्था के चारों क्षेत्रकों के नाम लिखिए। तो अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र है: परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां बताइए। तो राष्ट्रीय आय के मापने की 3 विधि होती है: उत्पाद विधि या उत्पादन विधि, इसे मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, आय विधि, और तीसरा है व्यय विधि। 17वां प्रश्न हम पहले ही देख चुके हैं। 5वां नंबर का प्रश्न और 17वां नंबर का प्रश्न एक जैसा है, इसलिए उसका उत्तर भी सेम है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा दीजिए। बाजार कीमत पर पूछा है, इसके पहले सकल घरेलू उत्पाद पूछ चुके हैं। ठीक है, पर यहाँ पर बाजार कीमत पर है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी राष्ट्र की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में निवासियों तथा गैर निवासी, अभी हमने जब सकल घरेलू उत्पाद पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? निवासी के द्वारा, लेकिन इसमें क्या शामिल हो गया? गैर निवासी। ठीक है ना, तो किसी राष्ट्र की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कारक आय की परिभाषा दीजिए। कारक आय, कारक यानी क्या होता है? साधन, फैक्टर। ठीक है ना, और साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। इनके बदले में क्या मिलता है? इनके बदले में, भूमि के बदले में लगान, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज, साहस यानी उद्यम के बदले में लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। उत्पादन के कारकों मतलब साधनों यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम वृत्ति को प्राप्त आय जैसे लगान, ब्याज, मजदूरी एवं लाभ को कारक आय कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो साधन होते हैं उनको, साधनों को जो आय प्राप्त हो रही है उसे कारक आय कहा जाता है। मौद्रिक जीडीपी का क्या अर्थ है? जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना चालू कीमतों के आधार पर की जाती है तो उसे मौद्रिक जीडीपी या नाम मात्र की जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसमें हो रही है? चालू कीमत पर। ठीक, अब आता है वास्तविक जीडीपी का क्या अर्थ है? जब जीडीपी की गणना एक दिए हुए वर्ष में स्थिर कीमतों के आधार पर की जाती है तो उसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? स्थिर कीमत। दोनों में अंतर देख लीजिए, मौद्रिक जीडीपी में और वास्तविक जीडीपी में। मौद्रिक जीडीपी में चालू कीमत पर गणना की जाती है और वास्तविक जीडीपी में स्थिर मतलब फिक्स कीमत पर। ठीक है ना, स्थिर कीमत पर गणना की जाती है। किसकी? जीडीपी की। दोनों में अंतर क्लियर हो गया? चालू कीमत पर और स्थिर कीमत पर। प्रश्न नंबर 22 है, एक देश की घरेलू सीमा से क्या अभिप्राय है? तो एक देश की घरेलू सीमा क्या कहलाती है? ठीक है, तो वो देख लेते हैं। एक देश की घरेलू सीमा, एक देश की राजनीतिक सीमाओं में स्थित क्षेत्र घरेलू सीमा कहा जाता है। एक देश की राजनीतिक सीमा, अब राजनीतिक सीमा क्या कहलाती है वो देख लीजिए पहले। ठीक है, यहाँ पर हम इंडिया का मैप नहीं बना रहे, पूरा दक्षिण साइड का मैप बना रहे हैं। दक्षिण साइड का मैप इसलिए बना रहे हैं यहाँ पर क्योंकि है ना, जो आपका दक्षिण साइड होता है वहाँ पर आप देखेंगे कि हिंद महासागर भी है, बंगाल की खाड़ी भी है, अरब सागर भी है। ठीक है, मतलब 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। कौन? भारत देश। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है एक देश की राजनीतिक सीमाओं में स्थित क्षेत्र घरेलू सीमा कहलाते हैं। अब भारत देश का जो मैप होगा तो उसके अंदर की जितनी बाउंड्री होगी, ठीक है, वो भूमि की बात कर रहे हैं। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो वो जितनी भूमि होगी वो तो एक भारत देश के अंतर्गत आ गई, लेकिन जो समुद्री सीमा होती है उसको भी शामिल किया जाता है। अब समुद्री सीमा को क्यों शामिल किया जाता है?
पानी में क्या लेना देना, बहुत कुछ भाई, व्यापार होता है पानी से, है ना, होता है कि नहीं होता। मत्स्य पालन वगैरह होता है। मछलियाँ कहाँ पाली जाती हैं, समुद्रों में पाली जाती है ना, पानी में होती है ना। तो बहुत बड़ा मत्स्य पालन का जो व्यापार चलता है वो इसमें शामिल होगा, क्योंकि इनकम तो उससे भी हो रही है ना। इसके अलावा जो जहाज हो रहे हैं, पानी के जहाज वगैरह हो रहे हैं, तैरते प्लेटफार्म होते हैं, है ना, नौका वगैरह चलती है मछली पकड़ने के लिए, वो इसमें शामिल होती है। इसके अलावा जो समुद्री सीमा होती है, तेल और प्राकृतिक गैस, वो कहाँ मिलती है, समुद्र के अंदर प्राप्त होती है, तो उनसे भी हमें इनकम होती है, पेट्रोलियम वगैरह। ठीक, तो इन सीमाओं को, अब इनकी सीमा को आप समझ लीजिए। तो जैसे राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भू क्षेत्र और समुद्री सीमा, भू क्षेत्र हो गया, समुद्री सीमा ये शामिल की गई। ठीक है, इसके अलावा जो हवाई जहाज जो ऊपर उड़ते हैं ना आकाश में, उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि उससे भी इनकम होती है। क्योंकि एक यात्री जो होता है, टूरिज्म ही ले लीजिए, यहाँ से वहाँ जाता है तो पेमेंट तो आती है ना, किराया देना पड़ता है ना हवाई जहाज को, तो भाई पेमेंट तो होती है ना। पेमेंट पैसा कहीं से भी आए, ठीक है, मत्स्य पालन से आए, मछली पालन, मत्स्य मतलब मछली होता है, मछली पालने से आए या हवाई जहाज में बैठने से आए, इनकम कहीं से भी हो वो सब उसमें इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब आता है एक देश के सामान्य निवासी से क्या अभिप्राय है। तो एक देश के निवासी का आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जो सामान्यतः एक देश में निवास करता है और उसके हित उस देश से संबंधित होते हैं, इसलिए इसे सामान्य निवासी कहा जाता है।